नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार। देखिए, दिन के 8 बजने के साथ ही वक्त हो जाता है सुर्खियां अखबार की का, जिसके जरिए तमाम खास खबरों को बहुत सरल भाषा में हम आप तक पहुंचाते हैं। तो करें शुरुआत आपके साथ में दीपिका सिंह। तो संपत्तियों पर मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर, इस खबर को सभी अखबारों ने जगह दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगाया। सर्वोच्च अदालत ने तय कानूनी प्रक्रिया पर पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई को कानून और विहीनता अराजकता करार दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से साफ कर दिया है कि मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर। तो हर अखबार में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है, चूंकि बड़ी खबर ये कल की रही थी। दैनिक जागरण मेरे हाथ में है, निर्देश जारी किया है, कहा है कि आरोपित या दोषी होने पर भी देना होगा 15 दिन का नोटिस। कार्यपालिका नहीं बन सकती जज, ये भी कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐतिहासिक फैसला इसे बताया जा रहा है और कह दिया गया है कि हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। किसी भी आरोपी, यहाँ तक कि दोषी की संपत्ति, घर, दुकान या फिर उसका दफ्तर को कानूनी प्रक्रिया का पालन के बगैर ध्वस्त नहीं कर सकते। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका की किसी को दंडित नहीं कर सकती है। कोर्ट ने घर के मालिक के मौलिक अधिकार पर मुहर लगाते हुए कहा कि घर जो है जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, आप इसका हनन नहीं कर सकते। इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ अराजकता है बल्कि संविधान में मिले जीवन के मौलिक अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है, ये अदालत की तरफ से कहा गया। देखिए, कहा गया कि एक घर में कई लोग रहते हैं, अगर किसी के विरुद्ध कोई अपराध दर्ज है तो घर में रहने वाले सभी लोगों के को ध्वस्तीकरण के जरिए आप दंड तो नहीं दे सकते, सजा तो नहीं दे सकते हैं। हमारा संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। वैध निर्माण ही गिराया जा सकता है। गलत कार्रवाई पर अधिकारियों को जेब से करना होगा भुगतान। जाहिर सी बात है। देखिए, खबर अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे मानवीय पहलू भी सुप्रीम कोर्ट ने गिनाए कि देखिए, हर किसी का ख्वाब होता है एक घर, लेकिन आप उस घर को तोड़ देते हैं तो उसके ख्वाब को, उसके जो घर वाले हैं, उसके परिवारजन हैं, उनके ख्वाब को भी आप चकनाचूर करते हैं। तो फिलहाल देखिए, बाकायदा इसमें गाइडलाइन भी जारी की गई है। तमाम गाइडलाइंस भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। पहली गाइडलाइन रही कि बिना पूर्व सूचना के संपत्ति आप गिरा नहीं सकते। 15 दिन का पहले नोटिस चस्पा करना होगा, जारी करना होगा। दूसरी गाइडलाइन जारी की गई, क्यों गिरा रहे हैं घर, इसका कोई आधार जरूर देना होगा, यानी कि बिना आधार के आप इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। तीसरी बात कही गई है, प्रभावित पक्ष को समय देना होगा कि वो आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती दे सके, यानी कि आप नोटिस दें, नोटिस पर एक पर्टिकुलर समय दें, उस पर एक सुनिश्चित समय दें कि आप इस पे आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, अपनी अपील दायर करना चाहते हैं तो वो भी बात रखें। चौथी बात कही गई, अगर चुनौती नहीं देना चाहते तो घर खाली करने के लिए वक्त दिया जाए। क्योंकि आपने कई कैसे देखे होंगे, जब कार्रवाई हो रही थी तो अंदर घर का सामान रखा हुआ है और पूरा का पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, घर का सामान भी खत्म हो जाता है। पांचवी बात कही है, मनमानी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सैलरी से मुआवजा वसूला जाएगा। तो आप जज नहीं बन सकते, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी। देखिए, अच्छी बात यह है कि जहां से कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के भी जो सरकार है, योगी सरकार है, उन्होंने भी माना कि ठीक है, ये जो कानूनी कार्रवाई है जो हम करते हैं ये अलग बात है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च है, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। झारखंड में 66.48%, वायनाड में 65% मतदान। तो फिलहाल देखिए, सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। कल का दिन बहुत खास था। झारखंड विधानसभा चुनावों के तहत सूबे की 81 में से 43 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। देखिए, आपको अखबार भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कल जो मतदान की प्रक्रिया है, जैसे झारखंड में मतदान हुआ तो 2 चरणों में चूंकि मतदान यहाँ पर होना है और 1 चरण का मतदान संपन्न हो गया। ऐसे उपचुनाव भी चल रहे हैं। तो झारखंड का पहले अगर जिक्र कर ले तो ओवरऑल वोटिंग परसेंट जो है वो 66.48 है। अगर हम वायनाड की बात करते हैं तो यहाँ पर 65% मतदान हुआ है। पहले चरण में झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर वोट पड़े।
नक्सली क्षेत्रों में देर शाम तक वोटिंग हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान में जबरदस्त उत्साह जो है हमने देखा और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 66% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। लोहरदग्गा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पर 73.21% मतदान हुआ है, जबकि कोडरमा में सबसे कम जो है 62.15% मतदान हुआ है। केरल की वायनाड सीट का अगर हम जिक्र करें, चूंकि बहुत चर्चित है और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से इलेक्टोरल डेब्यू कर रही हैं, तो देखिए वायनाड सीट में 65% वोट पड़े हैं। झारखंड का हमने जिक्र किया तो तकरीबन 64% यहाँ पर 66% से ज़्यादा यहाँ पर मतदान दर्ज हुआ है। आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित सीटों पर नक्सलियों की धमकियां भी असर नहीं दिखा पाई हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मतदान लोगों ने बढ़ चढ़कर किया है। और झारखंड के रामगढ़ में तो देखिए नवविवाहित जोड़ा भी महापर्व में योगदान देने के लिए पहुंचा। तो इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। कुल मिलाकर हमने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पहुंची और झारखंड की जनता को साधने की कोशिश की। अगर हम एनडीए का जिक्र करें तो बदलाव आए, इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार तमाम स्टार प्रचारक कर रहे थे। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर राजनाथ सिंह की बात करें। और अब पहले चरण का तो हो चुका है वोटिंग, अब दूसरे चरण की बारी है और उसके लिए भी जान फूंक की जा रही है। लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है लोगों को साधने की, और जो एंटी इनकम्बेंसी है जेएमएम के खिलाफ, उसे भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है और ये लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर झारखंड का विकास चाहिए तो अब बदलाव को चुनना होगा। जाहिर सी बात है, देखिए यदि हम पिछली बार की तुलना इस बार से करते हैं तो पिछले चुनाव से मामूली बढ़त यहाँ पर देखी गई है। वायनाड का जिक्र कर रहे हैं तो वायनाड में भी 9% यानी कि 9% कम मतदान हुआ है। तो देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादा वोटिंग होती है तो जनता जो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वह बदलाव चाहती है। और इसी को लेकर कहा गया है कि देखिए क्या बदलाव की बयार बहेगी या फिर वापस से उन्हीं सरकार को चुना जाएगा। प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा है कि ये मुफीद सीट है। राहुल गांधी को काफ़ी प्यार पहले से ही वायनाड की जनता ने दिया। यहाँ पर प्रियंका गांधी जीतेंगे सब मानते हैं, लेकिन वो कितने वोटों से जीतेंगी ये प्रश्न खड़ा हुआ है। इधर झारखंड का रुख किया जाएगा तो झारखंड में देखिए लगातार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी भुनाने में लगी हुई है, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो। इन्हीं बात को लेकर कहा जा रहा है कि आप आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को आरक्षण बढ़ाना देना चाहते हैं, यानी कि उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो भी वो मुसलमान जो कि घुसपैठिए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर इन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जब रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में कह सकते हैं सरकार बनेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए हमने जिक्र किया यहाँ पर चुनाव का कि किस तरह से वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है और उसके अलावा हमने झारखंड में भी देखा कि झारखंड में किस तरह से वोटिंग परसेंट जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आया। यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो तमाम तैयारियाँ थी वो भी कारगर साबित हुई हैं। और इस बीच देखिए, क्योंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में रोटी बेटी माटी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और नवभारत टाइम्स में इसका जिक्र भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम ने देवघर में कहा कि चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। वो सभी को विश्वास दिलाते हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहाँ का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम कर चुकी है। इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागज बनवाए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार का रवैया देखिए, जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया है कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। बीजेपी एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया, हम ही संवारेंगे। तो झारखंड में रोटी हो, यानी कि रोटी से आप समझ सकते हैं रोजगार का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। बेटी यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है और माटी यानी कि ज़मीन की सुरक्षा की बात की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिस तरह से लगातार यहाँ पर घुसपैठियों का जिक्र हुआ है, बड़े मसलों का जिक्र हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों को एक साथ लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि अगर एनडीए सत्ता में आ जाती है, अगर बीजेपी को मौका मिल जाता है और डबल इंजन की सरकार बन जाती है, चूँकि केंद्र में तीसरी बार बनी है मोदी सरकार
और अगर झारखंड में इस बार सूखा वनवास एनडीए का बीजेपी का खत्म हो जाता है और बदलाव आ जाता है तो उसका पूरा फायदा झारखंड की जनता को मिलेगा। और यही कोशिश जो है वो लगातार बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एनडीए का गठबंधन है जो कि झारखंड में चुनावी मैदान में, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। तो पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और हर कार्ड खेला जा रहा है, यहाँ तक कि इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन जो कि आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है, और क्या उनकी स्थिति झारखंड में हमने देखी किस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ है जेएमएम में। हेमंत सोरेन ने पहले उन्हें सीएम पद दिया जब वो जेल गए, और उसके बाद बाहर आते ही उनसे वो पद ले लिया, उनका सम्मान नहीं किया, जिसके बाद चंपई सोरेन को मजबूरी में आके पार्टी को छोड़ना पड़ा और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब जाहिर तौर पर चूंकि देखिए चंपई सोरेन की बहुत बड़े लेवल पर समर्थक हैं झारखंड में, क्योंकि वो आदिवासी चेहरा भी हैं, तो ऐसे में अगर वो बीजेपी में आए हैं तो उसका फ़ायदा तो जाहिर तौर पर बीजेपी को होगा, लेकिन कितना फ़ायदा होगा ये भी देखना अहम होगा। साथ साथ जेएमएम को कितना नुकसान होगा ये भी देखना अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जैसे मोनिका भी बता रही हैं, सभी जगह बीजेपी घेर रही है कहीं ना कहीं सबसे पहले कांग्रेस को और कांग्रेस से जुड़ी हुई तमाम पार्टियों को। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, बांग्लादेश का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है लगातार बीजेपी की ओर से कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनको यहाँ पर फर्जी कागजात के जरिए नागरिकता दी जा रही है। जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी के लिए एक प्रॉपर एक सिनेरियो तैयार किया है। तो हरियाणा ने, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा लागू किया है। देखिए ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। सरकारी नौकरियों में कोटा लागू किया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि अब तक इसी बात को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे लागू किया। तो हरियाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो गया है। इसमें अब सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एससी एसटी वर्ग में आरक्षण के उपवर्गीकरण की घोषणा की और उसके कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव ने इसका जो आदेश है वो जारी किया। अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 और वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में 66 जातियां शामिल हैं। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 66 जातियों के लोगों को मिलेगा, जिनके लिए नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे। तो स्क्रीन पर आप वो कटिंग भी देख सकते हैं। हरियाणा ने एससी कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरियों में कोटे में कोटा लागू किया, यानी कि जिस क्रीमी लेयर का जिक्र किया था अदालत ने, कहीं ना कहीं उसका एग्जीक्यूशन हरियाणा में हम देख रहे हैं। नवनिर्वाचित सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी दफ़ा सरकार मिली है और नायब सिंह सैनी ने नए सिरे से मुख्यमंत्री बने हैं, तो नए नए चीज़ें लागू करना शुरू भी कर दिया है। और उनका ये दाव आप देख भी सकते हैं, हरियाणा ने एससी कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा लागू किया है। यानी कि कहीं ना कहीं दीपिका वो लाभ लोगों को मिले जिनको वाकई में इसकी दरकार है। ये कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से। जाहिर सी बात है, देखिए हरियाणा में किस तरीके से सरकार बनी है सभी ने देखा मोनिका, कि पहले लग ही रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी। अब जाहिर सी बात है जो वादे किए गए हैं उन वादों को भी पूरा करना है। तो फिलहाल ये एक जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की। अब इसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आज चुने जाएंगे दिल्ली की मेयर और डेप्यूटी मेयर, इस खबर को सभी ने जगह दी। तो दिल्ली एमसीडी के मेयर, डेप्यूटी मेयर के लिए
आज चुनाव होगा। देखिए, आज चुनाव होना है, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है आज ये। और दिल्ली एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने के कारण वो जीत के दावे कर रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। मेयर चुनाव के लिए इस बार 273 सदस्य मतदान करेंगे। इनमें 249 पार्षद हैं, 14 मनोनीत विधायक हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद मतदान में शामिल हैं। इस चुनावी गणित में आम आदमी पार्टी के पास भी अगर हम देखें तो बहुमत ज्यादा है। इस बीच बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और ये भी जानकारी आपके साथ साझा कर ले कि हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास चूंकि बहुमत है तो बीजेपी के पास जाहिर तौर पर वो कोशिश भी होगी कि हंगामा, हालांकि देखिए तमाम तैयारियां जो है इस बीच कर ली गई हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अंदर प्रेमिसेस में ना ले जाया जा सके। इसके अलावा ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी अंदर जाएंगे सदस्य, उनके पास उनके आई कार्ड हो। जब उनकी आइडेंटिटी इंश्योर कर ली जाएगी तभी उन्हें अंदर एंट्री जो है वो मिलेगी। देखिए, एमसीडी में किसके हाथ में कमान होगी, मेयर की और डिप्टी मेयर की, ये आज निश्चित हो जाएगा। आज होने वाले चुनाव के लिए बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जैसे कि मोनिका भी आपको बता रही थी, वोटों की गिनती के आधार पर आपका पलड़ा भारी है। तो बीजेपी के लिए जादुई आंकड़े तक पहुंचने में फिलहाल 19 वोटों का अंतर है, ये माना गया है। तो मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में वोटों की संख्या के आधार पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखिए, दोनों पोस्टों पर कब्जा जमाने के लिए जितने वोटों की जरूरत है, बीजेपी के पास उन जादुई आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 19 वोटों का भारी अंतर इसे माना जा रहा है। दोनों महत्वपूर्ण पदों पर कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा शाम तक, गुरुवार शाम तक कहा गया है। लेकिन सब चुनावों के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर निर्भर करता है कि एलजी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो सौंपी है वो सत्या शर्मा को सौंपी है। सीनियर निगम पार्षद के साथ ही ईस्ट एमसीडी के मेयर भी होंगे और इसी के अंदर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, चुनाव इस मायने में भी बेहद खास माने जा रहे हैं क्योंकि डेप्यूटी चुनाव मेयर के बाद, मेयर का चुनाव डेप्यूटी मेयर के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिसका दबदबा होगा। जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस भी उतना ही हाई होगा। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रदूषण से निपटने की बात हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें, प्रदूषण से निपटेंगे वॉलंटियर्स। एलजी की 4 महीने के लिए ये मंजूरी है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। एलजी वीके सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण रोकने से संबंधित काम के लिए 4 महीने का वक्त दिया है, यानी कि 4 महीने तक लगाने की अनुमति देने के बाद दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उनकी सिफारिश पर एलजी ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रखे जाने की अनुमति दी। दिल्ली सरकार ने मांग की कि इन सीडीवी को बस मार्शल्स के लिए नियमित तौर पर नियुक्ति दी जाए। तो देखिए, मुख्यमंत्री आदिशी ने कहा कि उनके नेतृत्व में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और मंत्रिमंडल कुछ दिन पहले ही इस बारे में एलजी से मुलाकात कर चुके हैं। आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं और ज़रा कुछ लाइंस भी पढ़ के बता दें। सीएम को बस मार्शल्स योजना तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है। देखिए, दिल्ली में साल 2025 में चुनाव होने हम सभी जानते हैं और इससे पहले डीटीसी बसेस में काम करे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को स्थायी नौकरी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए डीटीसी मार्शल्स की 4 महीने के लिए नियुक्ति को मंजूरी देते हुए सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार ने बस मार्शल्स की समस्या को दूर करने का और उसका जो एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कहा है, चिट्ठी लिखी है, योजना बनाने के लिए कहा है। एलजी सक्सेना ने कहा कि डीटीसी मार्शल्स की नियुक्ति प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जाए। देखिए, कितना अच्छा सुझाव जो है भेजा गया है। एक दिन पहले सीएम आतिशी ने एलजी के पास कैबिनेट का प्रस्ताव भेजा था कि डीटीसी मार्शल्स की नियुक्ति का अधिकार केंद्र यानी सर्विसेज एंड एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। दरअसल दिल्ली सरकार इन सभी डीटीसी मार्शल्स को बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाह रही है। एलजी ने दिल्ली सरकार को 24 अक्टूबर के उनके निर्देश का पालन न करने पर नाराजगी जो है वो जाहिर किया। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो पसोपेश की जो स्थिति है वो तो बनी हुई है क्योंकि मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है और राजनीतिक जंग कहीं ना कहीं यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पहले ही आपको बता दें, दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि इसकी जो ये योजना है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा। इस बीच आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं।
सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए 14 नवंबर आज तारीख है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज और इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद किया जा रहा है, चिल्ड्रंस डे आज मनाया जा रहा है देश भर के तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा आप देख सकते हैं, वो पहुंची हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और इसीलिए आज का दिन उनका जन्मोत्सव होता है। इसे चिल्ड्रंस डे के लिए यानी कि बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तस्वीर बड़ी खास है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और सभी बच्चे चाचा नेहरू के नाम से उनको जानते थे। बच्चों से उनका बेहद लगाव था। तो आज देखिए, स्कूल्स में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही होंगी। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर, उनके जन्म दिवस के मौके पर, जिसे अब हम बाल दिवस के रूप में जानते हैं, चिल्ड्रंस डे के तौर पे जानते हैं। 14 नवंबर का दिन है और आज याद करने पहुंची हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, देश आज़ाद होने के बाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें याद किया जा रहा है। ये तमाम कांग्रेसी, चाहे वो कार्यकर्ता हों, तमाम नेता हों, सभी पहुंचे हैं। मधुर संगीत और उसी के साथ साथ देखिए, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि न सिर्फ पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, बल्कि कई ऐसी काम भी उन्होंने किए जिसको देश उनको हमेशा से याद करेगा। चाहे विकास का बात हो, या फिर एक अलग ही जगह देश को पहुंचाने की बात हो। उस वक्त देश आज़ाद हुआ था, चुनौतियां काफ़ी थी, उन चुनौतियों को पार पाना था। और देखिए, उन्हीं के वक्त पे दंश भी झेला था, पार्टीशन का भी। फिलहाल आज का दिन बहुत ख़ास है और यदि हम आज सब तमाम स्कूलों पर देखेंगे तो जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोचिंग संस्थानों के झूठे भ्रामक दावों पर रोक। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है। एक नया दिशा निर्देश जारी हुआ है। इनमें 100% चयन या नौकरी की पूरी गारंटी जैसे झूठे दावों पर पाबंदी लगा दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीएस ने तैयार किया अंतिम दिशा निर्देश का मसौदा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिलने के मद्देनजर जारी किया गया है। सीसीपीए ने अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं और तकरीबन 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नए दिशा निर्देशों में कोचिंग संस्थानों को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और अवधि अध्यापकों से संबंधित दावे, शुल्क संरचना और शुल्क वापसी की नीतियों, परीक्षा में चयन की दर और रैंक, चयन की गारंटी या वेतन वृद्धि के बारे में झूठे दावे करने से प्रतिबंधित किया गया है।
कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम शीर्षक वाले दिशा निर्देशों में कोचिंग को एकेडमिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन, अध्ययन कार्यक्रम और ट्यूशन को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पेज पर छापा है। देखिए, ये साफ कह दिया, आपको याद होगा किस तरीके से कोचिंग सेंटर में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई थी। 100% चयन की गारंटी जैसे झूठे दावे नहीं करेंगे, यानी कि आपका चयन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह के दावे आप अपने बैनर में, आप अपने पोस्टर्स में नहीं कर पाएंगे। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग संस्थानों के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए एक गाइड जारी की, एडवाइजरी जारी की, गाइडलाइन जारी की। 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी जैसे भ्रामक दावे आप नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम यानी कि सीसीपीए के द्वारा तैयार अंतिम दिशा निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मिली शिकायतों के आधार पर यह बड़ा फैसला केंद्र की ओर से लिया गया। इसमें कहा गया है कि सीसीपीए ने अब तक 54 नोटिस जारी किए, जिसमें 54.60 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। तो केंद्र ने कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई है और सफल अभ्यर्थियों के नाम, तस्वीर का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति जरूरी है, यानी कि आप जिसका नाम, जिसका फोटो चस्पा कर रहे हैं, उनकी सहमति आप जरूर लें। ये भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रयागराज में 3 उपद्रवियों को भेजा गया है जेल। 8 कोचिंग संचालकों को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। तो दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह दी। यूपी पीसीएस 2024 ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिवस में कराने नॉर्मलाइजेशन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच घुसकर तोड़फोड़ करने, शांति व्यवस्था भंग करने के लिए 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। जेल 8 कोचिंग संचालकों को नोटिस भी इस बाबत जारी किया है। ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। देखिए, प्रदर्शनकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे 8 कोचिंग संचालकों को अग्निशमन विभाग, प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडी की ओर से नोटिस जारी किया गया। 30 दिन भी प्रदर्शन पर अड़े छात्रों को लोक सेवा आयोग तक पहुंचने से रोकने उनके पते पर मोबाइल नंबर। प्रतियोगी छात्र बुधवार को पुलिस देर से भड़के, देर तक यह हंगामा चलता रहा। तो प्रयागराज में 3 उपद्रवी को नोटिस जारी किया, 8 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो कि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना 21 नवंबर को हो सकती है। पहले मतगणना 23 नवंबर को कराए जाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली तकनीकी टीम के ध्वस्त होने के चलते 21 तारीख को मतगणना कराने का फैसला जो है वो लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। DU के कॉन्फ्रेंस सेंटर में मतगणना सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने छात्रों को नया जूसू जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए गिनती की तारीख जो है उसमें भी बदलाव हुआ है। अब 21 को हो सकती है ये तारीख, ये जो फैसला है वो लिया गया है। पहले तारीख दूसरी रखी गई थी, लेकिन अब मतगणना कराने का फैसला जो है वो 21 तारीख को रखा गया है। चूँकि बताया जा रहा है कि तकनीकी कारण है और चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली तकनीकी टीम के बिज़ी होने की वजह से स्केड्यूल में ये बदलाव जो है वो किया गया है। तो देखिए ये एक नया डिसीजन लिया गया है और अब 23 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। अब माफ़ कीजिएगा, पहले 23 को होनी थी, लेकिन अब 21 तारीख को ये मतगणना जो है अब वो कराए जाने का प्लान किया गया है।
तो ये आपको ड्यू इलेक्शन से ये जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए एनबीटी में इस खबर को जगह दी है। DUSU चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो सकती है, किसको लेकिन यहाँ पर लगाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स यूनियन DUSU के चुनाव की वोटों की गिनती 21 नवंबर को बशर्ते हाईकोर्ट के आदेश पर उन बाकी जगहों में भी सफाई कराई जाए। देखिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, इसमें आपको देखिएगा कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। तो फिलहाल देखिए तस्वीर भी आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इस बाबत क्या आदेश जारी किया गया, तस्वीर देख लीजिए पहले आप। ये देखिए यहाँ पर सफाई करते हुए कर्मचारी आपको नजर आएंगे। यहाँ लेकिन लगाया गया, वो लेकिन भी समझ लीजिए। लेकिन ये है 21 नवंबर को गिनती होगी बशर्ते हाईकोर्ट के आदेश पर उन बाकी जगहों में सफाई कर दी जाए जहां चुनाव के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरे चुनाव के लिए आपको बता दें कि प्रत्याशियों ने उन दीवारों जगहों की सफाई की रिपोर्ट 16 नवंबर तक मांगी है, जिनकी तस्वीरें कोर्ट पेश कर रहा था। तस्वीर कोर्ट में पेश कर कहा गया कि उन जगहों में डिफेसमेंट को साफ नहीं किया गया। चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह का कहना है कि काउंटिंग के लिए 21 चुनाव समिति ने 21 नवंबर की तैयारी की है, मगर इसे कोर्ट की इजाजत के बाद ही फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये भी बताया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो, दीवारों पर पोस्टर्स हो, पर्चे हो, उनसे पूरी जगह को गंदा कर दिया गया। तस्वीर ठीक आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से कागजों को लहराया गया है। यहाँ सफाई पहले होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, दीवारों को खराब किया गया है। पहले आप उनको सफाई करिए, रंग रोगन करिए, उसके बाद ही फिर वोटों की गिनती पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने तस्वीरें चस्पा करके बात साफ तौर पर कही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते ट्रेड फेयर की। जी हाँ, फिर लौटे हैं मेला देखने के दिन। अब भारत टाइम्स में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो देखिए दिल्ली में आज से ट्रेड फेयर की शुरुआत हो रही है। 14 नवंबर है आज। ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हर रोज तकरीबन 60,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वीकेंड और छुट्टियों के दिनों में विजिटर्स की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। ट्रेड फेयर में इस बार 11 देश, 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 49 मंत्रालय, विभाग और PCOS के साथ ही 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज शामिल हो रही हैं। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से शुरू है और इसी के साथ 18 तक होंगे बिजनेस डेज। देखिए ये जानकारी आप नोट कर लीजिए, आपको हम बता रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाए। 18 तक बिजनेस डेज हैं, यानी कि 18 नवंबर तक। 19 से आम लोगों के लिए एंट्री हो जाएगी और 27 तक ये मेला चलेगा, जिसका लुत्फ उठा सकते हैं। मेट्रो स्टेशंस पे भी आपको टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख लिए आज से चुनिंदा मेट्रो स्टेशंस पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के टिकट्स भी अवेलेबल होंगे। टिकट ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरीके से आप खरीद सकते हैं और जा सकते हैं। कैसे मिला जाए जरा ये भी जान लीजिए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि मेले में पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अपने पर्सनल गाड़ी या पर्सनल वाहन या व्हीकल जो है वो लेके ना जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मेट्रो से आने वाले सुप्रीम कोर्ट स्टेशन उतरे। गेट नंबर 10 से आप ITPO में प्रवेश ले सकते हैं। गेट नंबर 6 और 4 से एंट्री भी आप कर सकते हैं। बसों से आने वाले लोग मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर उतर सकते हैं। विजिटर्स पार्किंग कहाँ करें? देखिए भैरव रोड की जो मंदिर है उस पर आप पार्किंग कर सकते हैं। चिड़ियाघर पे भी आप पार्किंग लगा सकते हैं। इसके बाद व्यापारी कहाँ पार्किंग करें ये भी बताया गया है। देखिए 60 से लेकर 500 रुपये तक की इसकी कीमत, जो टिकट है उसकी कीमत रखी गई है। 19 से 22 नवंबर तक वयस्क को, जो वयस्क होंगे, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए 80 रुपीज़ में टिकट फाइनलाइज किया गया है। 14 से 18 नवंबर को वयस्कों के टिकटों के दाम 500 रुपये तक हो जाएंगे। तो मेले में प्रवेश के लिए कुछ अहम बातें भी हैं जो यहाँ पर चस्पा की गई हैं। तो देखिए आप समझ लीजिए, इसके बाद मेला जाइए तो उठाइए। बिल्कुल। और देखिए मेले के अलावा एक और अहम चीज़ है जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखती है, वो है पोल्यूशन। तो गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है हवा दिल्ली की, और हवा की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ख़राब हो गई है। 34 जगह का मैं जिक्र करी हूँ, 400 से ज़्यादा रहा AQI लेवल। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। हालांकि बड़ी खबर है और हर अखबार में इसको तरजीह दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वह केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में कल सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक
355 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 205 रहा। गुरुग्राम का जिक्र करूं, गुरुग्राम में 234, गाजियाबाद में 269, ग्रेटर नोएडा में 286, नोएडा में 235 AQI रहा। दिल्ली के अलावा कई अन्य शहरों की आबो हवा भी खराब बताई जा रही है। हालांकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। सुबह के वक्त हल्की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से वो जो वायु प्रदूषण का लेवल है वो आपको और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी पर बहुत असर पड़ रहा है इसकी वजह से। अगर हम देखेंगे जो एयर ट्रैफिक है, मैं फ़्लाइट्स का जिक्र कर रही हूँ, उन पर भी असर पड़ रहा है। अब फ़्लाइट्स धीरे धीरे डिले हो रही हैं अपने टाइम से, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका असर आपको जो रेल ट्रैफिक है उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, आंखों में जलन की शिकायतें हो रही हैं, लगातार लोग डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, और ये वही असर है पोल्यूशन का असर, जिसका लगातार हम जिक्र कुछ दिन पहले से कर रहे हैं। दिवाली के आसपास ये शुरुआत हो जाती है। और देखिए एक और बड़ी चीज़ है, पराली जिस तरह से जल रही है हरियाणा पंजाब में, उसके केसेस बढ़ रहे हैं, उसका भी बहुत कुछ इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन पर। देखिए एयर पोल्यूशन जाहिर सी बात है इस वक्त बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर ये भी है कि अगले 3 दिनों में उत्तर भारत का जो मिजाज है मौसम का वो कुछ बदला बदला नजर आएगा। कैसे, ये अच्छी खबर भी है थोड़ी सी। उत्तर पश्चिम में हवा जब तेजी से मैदानों की ओर आएगी तो तापमान भी गोता लगाने लगेगा, ऐसा जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बता रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत का बड़ा इलाका गहरे स्मॉग की चपेट में आया हुआ है। तो देखिए आपको बता दें, लंबी प्रतीक्षा के बाद 3 तरफ से देश में मौसम का मिजाज बदलने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि वेदर भी सुहावना होगा, थोड़ा ठंड का एहसास होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बर्फबारी होगी जब पर्वतीय एरिया में, तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही नजर आएगा। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां बन पाती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाइडेन ने ट्रंप का स्वागत किया है। जी हाँ, आपको बता दें राजनीतिक कठिन, लेकिन आज ये अच्छी रही है तमाम बातें। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पूरे हो चुके हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत भी हो रही है। बाइडेन के निमंत्रण पर ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ ट्रंप का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ मिलाकर स्वागत किया। दोनों के बीच ओवल ऑफिस में बैठक हुई। खबरों के मुताबिक 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन प्रशासन ट्रंप को सत्ता सौंपने पर जरूरी बातचीत और औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। और उसी कड़ी में बाइडेन ने परंपरागत रूप से ट्रंप को आमंत्रित किया। इसके बाद आपको बता दें मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ स्वागत करने पहुंची जिल बाइडेन ने ट्रंप को बधाई दी, लिखित पत्र सौंपा है। ट्रंप को सत्ता प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाइडेन की टीम ने तत्परता व्यक्त की। तो देखिए फ्रंट पेज पे एक छोटा सा कॉलम जो है दिया गया है। दैनिक भास्कर अखबार है मेरे हाथ में, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दोनों ही बड़े नेता हाथ मिलाते हुए। देखिए बेहद ख़ास ये तस्वीर है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की है। तो एक तो वो राष्ट्रपति हैं जो कि अमेरिका की कमान संभाल रहे थे, और एक वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें चुन लिया गया है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। तो वॉशिंगटन की तस्वीर है, वॉशिंगटन डीसी की राजधानी है, व्हाइट हाउस जहां पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। दशकों पुरानी परंपरा है अमेरिका की। इसके तहत निवर्तमान राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति की मेजबानी करते हैं। हालांकि पिछली बार हारने के बाद ट्रंप ने जो बाइडेन को आमंत्रित नहीं किया था और परंपरागत मेजबानी से इनकार कर दिया था, क्योंकि ट्रंप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो कि उन्हें सुर्खियों में ला देता है। और आपको ये भी याद होगा कि एक और आदत है उनकी, सुबह उठते ही ट्वीट करना, जिसका इंतज़ार तमाम मीडिया भी करती है। बहरहाल अब जब नए राष्ट्रपति बने हैं, देखना होगा क्या कुछ और नया और एक्साइटिंग करते हैं। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।
लाडकी बहीण